Good morning everyone. This is class 10, subject SST, chapter number 3, nationalism in India. Student, this is our related to history portion. Okay, इससे पहले हम लोग देख रहे थे geography का lifeline of national economy. So that chapter will be completed. Okay, so now we are starting history portion, nationalism in India. जब हम लोगों ने स्टूडेंट सोशलिज्म इन रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन करा था, उसमें बीच में हम कुछ एक ऐसे टॉपिक लेकर के आए थे जो इंडिया की रिवॉल्यूशन या इंडिया के मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे इंडिया में मेन कौन से मूवमेंट हुए थे। सो चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। गॉट इट? यानी कि इंडिया में जो था नेशनलिज्म की क्या जरूरत थी, राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की फीलिंग की, क्या ऐसा चीजें चल रही थी। सो फर्स्ट हमारे पास में दे रखा है स्टूडेंट्स कि एंटी कॉलोनियल टाइम पीरियड जो था वो चल रहा था। सभी जगह पर जो थे एक डिफरेंट वे में एक अपने पार्शलिटी वगैरह चल रहे थे। ब्रिटिश टाइम पीरियड चल रहा था। अब उस टाइम पीरियड में जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जब वो खत्म होने पर आया था, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट, हमारा यही टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके साथ में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके क्या इम्पैक्ट जो थे वो पड़े थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था स्टूडेंट्स, वो क्या अपने साथ में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया जिससे इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली देखा जाए तो पूरा जो एक रीजन था वो वीक होने लग गया था। इकोनॉमिकली क्राइसिस आने लग गए थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिशर्स के ऊपर जब वहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेंड हो गया था तो उनके ऊपर क्या लोन वगैरह का जो एक अमाउंट था वो हैवी हो रहा था, ज़्यादा चढ़ रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। गॉट इट? अब उसकी रिकवरी कैसे की जाए? हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही थी, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, उसकी रिकवरी कैसे की जाए? तो उन्होंने क्या करा, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस लगाना स्टार्ट करा, रिवेन्यूज लगाना स्टार्ट करा। स्टार्ट तो पहले हो चुका था लेकिन उसको इंक्रीज करते गए, वो धीरे धीरे उनकी रेट को बढ़ाते गए। इनकम टैक्स जो पहले लॉन्च ही नहीं हुआ था, कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, वहां पर जाकर के इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी कि आपकी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट आपको एज अ टैक्स, एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, अपने उस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए इंडियंस को टॉर्चर किया जा रहा था फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गॉट इट? ये था हमारा मेन स्टार्टिंग। अब आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑन सोसाइटी, यानी कि पूरी सोसाइटी पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। 1930 से लेकर के 1980 के बीच में बता रखे हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ के जो जितने भी फूड ग्रेन्स थे उन सब की जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई हो गई थी, काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, मेन जो पीजेंट थे उनको क्या करना हैवी टैक्सेस और ये अपनी ड्यूटीज वगैरह पे करना पड़ा था। जो विलेजर्स थे मेन, ठीक है, वो अपने मैक्सिमम जो थे उनको सोल्जर्स को सप्लाई करना पड़ता था। तो उनके पास में जो था कुछ भी नहीं रह गया था, वो केवल उनके पास में रह गया था दैट वाज वाइड स्प्रेड एंगर। ठीक है, वॉर के बाद में लग रहा था कि सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल नहीं होता गया, बल्कि वॉर खत्म होने के बाद में क्राइसिस और बढ़ गए। और ये चीज़ और निकल कर के सामने है कि रिवेन्यू, टैक्सेस, इन सबको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, और कंट्रोल जो है किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स के हाथ में है। सोशल कंडीशंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि आफ्टर वॉर के बाद में जो है सोशल कंडीशंस क्या हुई, 19 से लेकर के 21 में कह सकते हैं कि जो क्रॉप थी वहाँ पर ग्रो होने वाली वो पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है, फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज होने के कारण लोगों को फूड सप्लाई नहीं हो सका। डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई नहीं हो सका, और उसके साथ भी एक इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं, एक फ्लू था, तो एक वो चीज़ जो थी डिजीज वो क्रिएट होने लगी। और उस टाइम पीरियड में अराउंड 12 से लेकर के 13 लाख पीपल जो थे वो इन एपिडेमिक डिजीज के कारण उनकी डेथ हो गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम पीरियड में, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लोगों ने कितना ज़्यादा सर्वाइव किया होगा और कितनी ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्राइसिस आए होंगे। गॉट इट? तो ये था सोशल कंडीशंस, यानी कि वहाँ के लोगों का कंडीशंस इस तरीके थी। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सारी क्रिटिकल सोशल कंडीशंस जो थी, एक लीडर हमारे सामने निकल कर सामने आए जिनका नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने सजेस्ट करा कि हमें क्या है, ये जो एक्ट
जितने भी जो प्रोसेस वगैरह हो रही है, चल रहा है, उनको हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरह या कुछ देखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया, एक समरी कही जा सकती है। अब वो किस वे में, कौन से मूवमेंट से निकल करके सामने आए, ये चीज हम पढ़ते हैं। सत्याग्रह, अब सत्याग्रह के बारे में हम देखिए क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। गांधी जी जो थे वो पहले कहाँ पर थे, साउथ इंडिया में थे, साउथ अफ्रीका में थे, गॉट इट। तो वो जनवरी 1915 में जो थे वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, यानी कि इंडिया आ गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो एक हीरोइक फाइटर की तरह जाने जाते थे कि उन्होंने वहाँ पर जो था काफ़ी लोगों के लिए फाइट किया था, उनको राइट दिलाया था। ठीक है, उनका ये मानना था कि हमें जो लड़ाई लड़नी है वो हमें ट्रुथ के लिए लड़नी है। ठीक है, यानी कि ट्रुथ के लिए हम ट्रुथ का साथ देंगे तो हम, और सबसे बड़ी बात वो हमें पीसफुल तरीके से नॉन वायलेंस में करनी है, कोई फाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, हमें अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ाई करनी है। ठीक है, यानी कि वो किसके लिए हो जाएगा कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को बॉयकॉट करना है, पेमेंट नहीं, मतलब टैक्सेस जो है वो हमें पे नहीं करना है, कुछ ऐसी डिमांड थी जिसको लेकर के स्टार्ट किए गए थे। सेकेंड थिंग, इट सजेस्ट दैट इफ द कॉजेज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि स्टूडेंट्स में बताया गया है कि अगर हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हमारे साथ में कोई चीज़ गलत हो रही है, या हम जो चीज़ हमारे पास में, हमको जो टॉर्चर किया जा रहा था, और अगर हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, ट्रुथ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं है। नॉन वायलेंस तरीके से लड़ना है। उनका ये मानना था कि वो ही हमारा धर्म है, वो ही हमारा कर्म है, इट मीन्स वर्किंग है। ठीक है, इंडिया में गांधी जी के पहुंचने के बाद में प्रॉपर तरीके से जो थे सत्याग्रह शुरू हुआ, और सत्याग्रह अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में स्टार्ट हुआ। ठीक है, गांधी जी जो था वो केवल सत्य के लिए लड़ाई करी थी, अलग अलग जगहों पर पुअर पीपल के लिए, पुअर पीजेंट्स के लिए उन्होंने फाइट किया था। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या क्या किया उसमें, ये आपको बता रखा है। चंपारण में, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, और गुजरात में ही अहमदाबाद, इधर जाकर के इन्होंने कुछ फाइट, मतलब कि मूवमेंट करे थे, और किसानों के लिए, मेन स्पेशली किसके, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए फाइट करी थी। अब मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। देखिए 1916 में जो था उन्होंने चंपारण बिहार में किसानों के लिए फाइट करा था, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। गुजरात में जो था खेड़ा में 1917 में वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनकी जो क्रॉप थी वो प्रॉपर फेल हो चुकी थी। फेल होने के बाद में भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी उनको टैक्स या जो रेवेन्यू था वो पे करना पड़ रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स का साथ दिया। और अहमदाबाद गुजरात में 1918, इनके ईयर्स ध्यान रखने हैं, वो किसके लिए था, मिल वर्कर्स के लिए था। मिल वर्कर्स को उन्होंने स्ट्राइक का सजेस्ट करा कि अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है तो आप स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक में उन्होंने उनका साथ दिया। तो ये पीजेंट्स के लिए उन्होंने कुछ मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स करे थे, तो ये हमने उनके बारे में डिस्कस किया। गॉट इट एवरीवन? तो आज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे हम रूरल एक्ट के बारे में। रूरल एक्ट जो था हो गया था। नाउ दिस वन टॉपिक इज कंप्लीट. We will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.